व्यवस्था कर रहे हैं मूल निवासी बीबी सिंह जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए और इस सब्जेक्ट को कंक्लूड करें। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। सम्मानित मंच और सभागार में बैठे अपने सब्र का परिचय देते हुए मोरे मूल निवासी साथियों, विषय लॉ का है और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो न्याय कितना कर पाऊंगा ये आप लोग जज कर लेना, लेकिन कोशिश करता हूँ क्योंकि संगठन ने जिम्मेदारी लगाई है। संगठन हमें हर एरिया में परिपक्व करना चाहता है, इसलिए ये जिम्मेदारियां देता रहता है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेके मैं आगे बढ़ूंगा और वो सब ज़्यादातर आप लोगों को पता होंगी, पर चूंकि मुझे ऐसा लगता है सब्जेक्ट का हिस्सा है तो मैं उस पर ज़रूर जाऊंगा। हमारे इस सेशन में जो वक्तागण आने थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो दोनों लोग आ नहीं पाए। जो हमारे पास हैं, जो आए हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं। और बस एक आपका शिवराम सर का बहुत अच्छा वक्तव्य इसके ऊपर आया। उन्होंने बड़े आर्टिकल्स और क्या क्या किस किस समय पर कौन कौन से कोलिजियम को लाने के लिए किस किस तरह के प्रावधान। बस सर एक थोड़ा सा करेक्शन आपके उद्बोधन में करना चाहूँगा। वो उद्बोधन ये है कि आर्टिकल 393 के अनुसार भारत का संविधान हमको बोलना चाहिए, भारतीय संविधान शब्द यूज नहीं करना। ये भारत का संविधान यह शब्द हमको यूज करना चाहिए। आर्टिकल 393 इसके लिए हमें आदेश करता है, निर्देशित करता है। और अगर किसी को डाउट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन इधर है। बस ये करेक्शन आपके उद्बोधन में आप करिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान मतलब भारतीयों के और भारत का संविधान मतलब ऑल ओवर इंडिया का। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में। और भी इसके मतलब होंगे, लेकिन इसमें जो भी मतलब है वो मैंने इसलिए क्लियर किया कि हमें इस तरफ आना चाहिए। अब हम आते हैं विषय की तरफ। विषय हमारा कहता है कि न्यायपालिका मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व क्यों और कैसे। साथियों, पहले क्लियर होना चाहिए उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय क्या है। तो मुझे लगता है यहाँ बैठा सभी प्रबुद्धजन हैं। उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसका अस्तित्व आर्टिकल 124 के कारण बना। और ये उच्चतम न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही अस्तित्व में आ गया। ये इसका ब्रीफ है। इसके अलावा संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। साथियों, उच्चतम न्यायालय का एक स्लोगन है, यतो धर्मस्ततो जयः। और इसका जब मैं देख रहा था तो इसका अर्थ भी ये है कि धर्म की हमेशा जय हो, विजय हो, इस तरीके का वो कह रहे हैं। उन्होंने न्याय की जय नहीं कहा, उन्होंने सत्य की जय नहीं कहा, जबकि हमारे देश का स्लोगन है सत्यमेव जयते। लेकिन जब न्यायालय जैसे ही चेंज हुआ उसी दिन उन्होंने लिख दिया यतो धर्मस्ततो जयः। इससे यह सिद्ध होता है कि जुडिशरी अब आपके साथ जो भी करेगी वो धर्म के हिसाब से करेगी। और वो ये कहते हैं, मैं एक आर्टिकल के तहत पढ़ रहा था जब उसमें आया कि किसी क्रिश्चियन स्कूल में गीता सार बताने की बात आई थी। आर्टिकल क्लिक नहीं हो रहा है।
तो उन्होंने रिट दायर की कि भाई ये तो धर्म का हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबंध करता है कि कोई भी धार्मिक चीज़ों को। तो उन्होंने बड़े इजीली सुप्रीम कोर्ट ने उसे काटा और काट के ये लिखा कि नहीं नहीं, ये जो गीता सार है ये भारतीय दर्शन है, भारतीय धर्म का हिस्सा या किसी धर्म का हिस्सा नहीं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से हमको कितना क्या मिलने वाला है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। जहां तक हम समझते हैं कि आर्टिकल 16(4) का जिक्र मेरे साथी ने किया, और आर्टिकल 16(4) वो ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। फिर उसके सब क्लासिफिकेशन है, क में अलग है, ख में अलग है, फिर 4 में अलग है। इस तरीके से मैं उन सब चीज़ों पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये जो 16(4) के तहत, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इंडिया दैट इज भारत को एक स्टेट रखा गया, और स्टेट के तहत 16(4) में वो कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, और फिर उसके जितने भी आर्टिकल्स के अंदर दिए हैं। तो क्या न्यायपालिका स्टेट से अलग है क्या? नहीं। अगर राज्य 16(4) में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राज्य रखा गया और राज्य के अधीन नियोजन और नियुक्ति का मामला रखा, तो वो कहते हैं, इस पे जवाब है उन्हीं का कि नहीं नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का तो अलग से प्रोविजन है, आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, आर्टिकल 224 जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे, और वो उसके तहत कहते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन का मामला नहीं है। और जब ये मूल अधिकार में कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रहा है, जिसके तहत हमको कार्यपालिका के अंदर जो सरकारी सेवाएं मिल रही है उसमें है या नहीं? कार्यपालिका में लिखा है कहीं की रिजर्वेशन वहां मिलता है सरकारी सेवाओं। विधायिका उसी के अंदर का पार्ट है, उसमें तो इनबिल्ड है, वहां पे तो रिजर्वेशन है। तो ये न्यायपालिका उससे स्वतंत्र कैसे है? आई डोंट नो, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ये व्याख्या कर रहा हूं कि आर्टिकल 16(4) के तहत क्या न्यायपालिका गवर्न होती है कि नहीं होती, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्न होती है कि नहीं होती, इसके ऊपर ये सवाल हमने इस तरफ रखा। अब ये बात आती है कि ये प्रतिनिधित्व क्या है, क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं, और बहुत सारे साथी हमारे आए दिन इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं, और डिपार्टमेंट में क्या, आम समाज में क्या, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, और हर वक्त वो ये कहते रहते हैं नहीं नहीं, अब तो आपका बहुत भला हो गया, उद्धार हो गया, आप लोगों को रिजर्वेशन छोड़ दें। इस बात से कितने लोग सहमत, इस हाउस में जितने बैठे हैं, क्या रिजर्वेशन से जो लोग सबल हुए हैं उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? सब सहमत हैं? बिल्कुल नहीं भाई, नहीं है, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन क्या है? अब आप ये देखिए, मैं छोटा छोटा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि 50% से अधिक रिजर्वेशन की सीमा नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने। अब प्रतिनिधित्व का मामला है, भागीदारी से ही समझते हैं हम लोग, हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा ये है। अब 50% जो अनरिजर्व्ड है उस पे कौन लोग आते हैं? काबिल आते हैं कि नाकाबिल आते हैं? काबिल आते हैं। ऐसे ही रिजर्वेशन का की जो सीटें हैं उस पे काबिल लोग आते हैं कि नाकाबिल? तो फिर ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम कहां से? ये गरीबी हम पे बहुत अत्याचार हुए, इसलिए किसी ने रिजर्वेशन दिया, इसलिए नहीं दिया। ये बिल्कुल करेक्ट कर लेना चाहिए हमको अपने आप को।
दिस इज नॉट डिमांड। बाबा साहब अंबेडकर की ये डिमांड नहीं थी। उनकी ये थी कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूं या नहीं हूं, अगर हूं तो मेरा हिस्सा कहां है। अगर इस देश में पुल बनेगा, उसमें इंजीनियर रखा जाएगा, तो भाई हमारे समाज का इंजीनियर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, तो मेरे समाज के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, या पूरे भारत के वर्गों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए। तो क्या आपने ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम समझ लिया और इसके आधार पे हमारे लोग भी यही कहते हैं, अरे नहीं अभी हमारा तो, अरे हमारा क्या मतलब होता, हमारा रिप्रेजेंटेशन है भाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कभी कहा कि पिछले हजारों सालों से मंदिरों में आप मदद ले रहे हो, हमारे आदमियों को भर्ती करो, हमें तो जाना ही नहीं होगा, हमें तो बनना ही नहीं है। हम अपने SC ST OBC के भाइयों से मैं बहुत कहता हूँ, मैंने कहा यार कभी पुजारी बनने की क्यों नहीं सोचा, तो एक काम घर वहां कैसे बन सकते हैं, मैंने क्यों नहीं बन सकते भाई। संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो पढ़ लो, सीख लो, तो सीखने पढ़ने का काम है। कथा करनी नहीं आती वो सीख लो, पढ़ लो, करने का काम है, उसमें क्या है। यार इसमें तो दंगे हो जाएंगे, ऐसे कैसे दंगे हो जाएंगे यार, तुम्हारे ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा है, तुम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हो, तो सामने वाले को बोलो चल मंदिर का छोड़ देना, मैं छोड़ दूंगा, उधर मेरे को बिठा, मेरी फैमिली को बिठा। लेकिन इस बहस में पढ़ना नहीं। आगे आते हैं कि जब हम प्रतिनिधित्व और भागीदारी की बात करते हैं, तो भारत के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों का उस पर हक है। किस पर? संवैधानिक व्यवस्था के अधिकार पर हक है। जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत अधिकार मिले हैं ये सबका है, और संविधान के अनुसार भारत की कार्यपालिका विधायिका में अगर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जा सकता है तो न्यायपालिका में क्यों नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न है। न्यायपालिका अगर संविधान से निकली हुई संस्था है तो उसमें ये लागू किए जाने पर किसी ने रोक लगाई है क्या? आप ये कहते तो है नहीं संविधान में प्रोविजन, क्रिमिलेयर का है क्या? है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? लगा दिया आपने, अब उससे पूछा है क्या? उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ये जब हमारी बात आती है तो होना चाहिए, तुम्हारी बात आती है तो ये तो लिखा ही नहीं है। और बहुत मजेदार बात ये है, शॉर्ट में आता हूं, कि हमारी न्यायपालिका किन किन चीजों पे ज्यादा सक्रिय रहती है। आप देखिए हजारों केस पेंडिंग है, अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, हजारों लोग बिना अपराध के बंद है, उम्र कैद काट देते हैं, मर जाते हैं। किन चीजों पे सक्रिय न्यायपालिका की सक्रियता देखा? राजनीति, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर, पर्यावरण के मुद्दों को ले लेगी, आरक्षण के मुद्दों को गंभीरता से लेगी, बहुत गंभीर, धार्मिक मामलों को भी बड़े गंभीरता से लेगी, और राजनीतिक क्षेत्र के मुद्दों को भी बड़े गंभीरता से। क्योंकि इसके अलावा मुद्दे नहीं है क्या? इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द 75 साल काट दिए न्यायपालिका। और न्यायपालिका में जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ब्रदर कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अगर इधर रिजर्वेशन का मामला सेटअप कर दिया तो बहुत दिक्कत किस पे आने वाली है। उनको ऐसा क्यों लगता है? उनको ऐसा क्यों लगता है कि जब बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड लिया तो उनको ऐसा क्यों लगा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रतिनिधित्व वो लोग करेंगे जिन्हें शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट कास्ट करेंगे। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने मुद्दा उठाया था कि हमें दोबारा डिमांड कर दी, रेज करनी चाहिए। उनको क्यों डर लगा इस बात से कि अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी शेड्यूल कास्ट को वोट करेगा तो क्या समस्या होने वाली? उनको कोई समस्या हो रही थी? अपना ही प्रतिनिधित्व चुन रहा था वह आदमी। उनको दूर से दिखता है कहां दिक्कत आने वाली है, कैसे आएगी। ये जो 133 बार तक जाएंगे या फिर उनकी बैंड बजाएंगे, फिर वो सांसद थोड़ी चलने देंगे जो आज हमारे चुपचाप बैठे रहते हैं ऊपर के। जी साहब, अगर हमारे वोट से चुन के जाएंगे तो किसके लिए बोलेंगे? इससे क्यों डर? अब न्यायपालिका का जो चरित्र है ये 1996 में हम लोगों ने डिस्कस किया था और न्याय चरित्र पे खपरडे साहब का अध्यक्ष भाषण।
भाग में 1 तक। 1996 में जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। 2024 में कोई सुधार नहीं है न्यायपालिका, वैसा का वैसा ही हाल। अब इसके ऊपर हम ये देखते हैं कि न्यायपालिका या न्यायाधीशों का दृष्टिकोण क्यों, हम अब इस पे आ गए हैं हम कि हमें क्यों प्रतिनिधित्व चाहिए। अब न्यायाधीशों का दृष्टिकोण देखिए, समाज वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस मामले में। समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्ति जिस समाज में व्यक्ति रहता है और समाज में जो उसका स्थान होता है उसी के आधार पर उसका दृष्टिकोण बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सामाजिक वैज्ञानिक बोलते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे एंथ्रोपोलॉजी के, ये वहां से आया। और उदाहरण के तौर पर हम 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको और आप जज कर लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर बाबा साहब ने कहा जब राजा भद्रथ की हत्या हुई और उसके बाद जो लागू हुआ वह काल जो है अंधकारमय रहा, ऐसा बाबा साहब ने लिखा। जबकि इसी काल को सावरकर जी क्या कहते हैं? सावरकर कहते हैं कि ये जो है सबसे स्वर्ण काल। अब बताइए, एक दुनिया का लर्नेड आदमी जो ये कह रहा है कि अंधकार में काल था, और एक भगोड़ा और माफी मांगने वाला आदमी वो कह रहा है ये स्वर्ण काल था। क्यों? ये जो चीजें हैं, ये दृष्टिकोण डिफरेंस कर रहा है ना कि किस समाज से कौन आया। बाबा साहब जिस समाज से गए उनको कैसा लगा, और सावरकर जी जिस समाज से गए उनको कैसे लगा। अब दूसरे पे आ जाते हैं। जब पिछड़े वर्ग पर क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा था तो जस्टिस पांडियन कहते हैं कि क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, ये लागू नहीं की जा सकती। लेकिन शेष सभी जन ये कह रहे थे कि क्रीमी लेयर, और वो ये कह रहे बार बार ये संविधान में प्रोविजन ही नहीं है क्रीमी लेयर का। जस्टिस पांडियन कह रहे हैं इसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन बाकी जज कह रहे हैं अरे नहीं, ये क्रीमी लेयर तो अगर नहीं है तो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर अन्याय हो जाएगा। और सामाजिक न्याय के नाम पर जितना अटैक आरक्षण के ऊपर या रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व के ऊपर हो रहा है, सिर्फ सामाजिक न्याय के, आज भी चैन नहीं है। जब आपने सारी चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दी तब भी आपको चिंता है, तब भी डर है। किस बात का? आपने शेड्यूल कास्ट में इम्पोज कर दी। अब यहां उल्टा हो गया, यहां पे शेड्यूल कास्ट का जज कह रहा है क्रीमी लेयर भी होना चाहिए और वर्गीकरण भी होना चाहिए, और ब्राह्मण जज कह रही है नहीं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए पूरा कुश्ती चल रही। जब ओबीसी का काम आया तो पांडियन कह रहा है अपने समाज के फेवर में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और वो कह, अब इधर उल्टा हो गया। उनको पता है ये लड़ रहा है तो मैं इसके पोज में बोल दूं, मेरी कौन सी सुनी जाने वाली है, बाकी तो सब उसी के पक्ष में बोल रहे हैं। और वो निर्णय किया उन्होंने, हक है। अब बात ये आती है कि ये 2 दृष्टिकोण के लोग इस भारत में हैं। एक तो संवैधानिक दृष्टिकोण रखते हैं, फूले अम्बेडकरी विचारधारा में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा में जीते हैं। एक गैर बराबरी की विचारधारा में, जिसका जिक्र हमारे मानव वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार ने किया कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई आज से नहीं है, ये हजारों सालों से चल रही है और ये चलती रहेगी। कभी हम बैकफुट पे होते हैं, कभी वो बैकफुट पे होते हैं। आज ये है कि वो थोड़ा सा अवेयर है, तो वो क्या करता है, जैसे ही संवैधानिक व्यवस्था बनी उसको तुरंत समझ में आ गया करना है क्या। और पिछले 70 सालों में या उससे भी पहले उसने ये होमवर्क शुरू कर दिया था। जब से बाबा साहब का मूवमेंट शुरू हुआ था उनको ये समझ में आ गया था कि आने वाले टाइम में गड़बड़ होने वाली है, ये आंदोलन अपने निर्णय की तरफ जाएगा और इसका ये हमारे फेवर में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी तो बात मान रहे हैं सब। बाबा साहब अम्बेडकर की वो पूरे के पूरे अंग्रेज इन्हीं की बात मानने पे लगे रहते हैं और कह रहे हैं कि संविधान बना लो। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया 1925 में साथियों, उससे भी पहले 1922 में, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर कोई भी व्यवस्था बनेगी तो
तो उसमें समाज का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देख रहे थे दूरदृष्टि से कि ब्रिटेन में लोकतंत्र के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है, वहाँ आइडेंटिफाइजेंसी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, वोट के अधिकार की लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये देर सवेर इंडिया में है। और उन्होंने उसका ताना बाना 1922 में शुरू कर दिया। जो ब्राह्मण ये कहता था हम हिंदू नहीं हैं, उसने अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बना दिया। और आपके सामने समस्या आज ये खड़ी कर दी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं बनी, उन सारी संस्थाओं में उसने गैर बरादरी के लोगों का वर्चस्व कायम किया और पिछले 2014 से बड़ी तेजी से बढ़ा। और इससे पीड़ित SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग फिर एक बार कर चले गए और आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रह गया कि हम क्या करें। तो ये क्यों हमें, जिस क्यों के ऊपर मैंने ये बताया इतना प्रसंग कि ये क्यों हमें न्यायपालिका में जो है प्रतिनिधित्व चाहिए, ये दृष्टिकोण का मामला है, मामला रिप्रेजेंटेशन का भी नहीं है। हम कह रहे हैं आप ही स्वतंत्रता संविधान की भावना के तहत चलिए और उसका न्याय कीजिए, इस देश के नागरिकों को दीजिए अगर आप वहां तक पहुंच गए। हम कब कह रहे हैं कि हमें हमारे हाथ नहीं होगा तभी होगा, हम तो कह रहे हैं आप बन जाइए ना, आप कर दीजिए इस देश के नागरिकों के साथ न्याय। जब संविधान ने कर दिया, 1950 में लागू हो गया और सब काम हो गया, आपका डिसीजन कैसे आता? आपको इस बुक के हिसाब से डिसीजन देना है। इसी में जिक्र कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत, अरे व्यक्तिगत कुछ नहीं है ना, जब आपको संविधान के तहत बनाया गया न्यायाधीश, आपका व्यक्तिगत होता है क्या? इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, उसके हिसाब से आप डिसीजन दीजिए। अगर प्रोविजन है तो ठीक है, नहीं तो आप न्याय कीजिए ना, जनता आपकी तरफ देख रही है, भारत के लोग आपकी जिम्मेदारी। इसलिए चाहिए, इसीलिए बाबा साहब कोट करते थे हमें क्यों प्रतिनिधित्व चाहिए। आप न्याय नहीं करते, आप अन्याय करते हैं, आप शोषण करते हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एट्रोसिटीज करते हैं, दुनिया भर की चीजें आप करते हैं। और जिसका एग्जाम्पल बाबा साहब ने, अगर वॉल्यूम आप लोग पढ़े 15, 16, 17, 18, उनके वॉल्यूम में लिखा हुआ है कितने प्रकार के एट्रोसिटीज होते थे। तमिलनाडु में अलग तरीके के, बिहार में अलग तरीके के, यूपी में अलग तरीके के, जब तो उत्तराखंड ही था, उत्तराखंड नहीं था, यूपी में पहाड़ के हिस्सों में अलग तरीके, कितने एविडेंसेस देने पड़ते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, तब जाके है आपको चीजें मिलने की संभावना बनी। और जब ये बन गया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। पिछले 50 सालों से बाप से संगठन इसी बात को चिल्ला रहा था कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो क्या करना है? ये संवैधानिक संस्थाओं में अपने आने वाली पीढ़ियों को बिठाना है जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा के लोग हों। अगर वो बैठेंगे तो आपके साथ न्याय होगा, और अगर अभी भी नहीं है तो फिर हम क्या करें आज के दौर में। तो मैंने ये चीजें आपके सामने रखी कि किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही। अब आती है कि हम इसको करेंगे कैसे, क्यों पे हम लोग कदम कर दिया। कैसे का मामला ये है कि संविधान में प्रोविजंस हैं और उस प्रोविजंस का फायदा उठाते हुए जजों ने अपनी नियुक्तियां का भार अपने सिर पे ले लिया। उन्होंने इसमें ये कह दिया कि बस राष्ट्रपति के हम सिर्फ सिग्नेचर मात्र का काम करवा सकते हैं, नहीं तो उन्होंने कोलेजियम में वो व्यवस्था भी की। सरकार के ऊपर बहुत दबाव बनाने के बावजूद भी ये बना कि भाई एक न्यायिक आयोग बनना चाहिए। इसका मतलब न्यायिक आयोग बनना जरूरी। हम ये कह रहे हैं जब लोक सेवा आयोग के तहत इस देश की ब्यूरोक्रेसी तैयार हो, इस देश के बड़े बड़े निर्णयों पे जा सकते हैं लोक सेवा, ऐसे न्यायिक आयोग क्यों नहीं बना देना चाहिए भाई? कंपटीशन जब आपने जिला स्तर पे ये कर रखा है ना, DSJ क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सिस्टम के तहत ये किया हुआ है, तो आपने इसको राष्ट्र लेवल पे क्यों नहीं करते हैं? आर्टिकल 312 इसकी इजाजत देता है, ये बनाया जा सकता है। इसकी डिमांड भी हमने कई कार्यक्रमों में बहुत समय में रखी है, बामसेट के माध्यम से कई प्लेटफॉर्म से हमने ये बात उठाई है
कि ये न्यायपालिका का जो चरित्र है और प्रतिनिधित्व उसमें हो नहीं पा रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो जजों की नियुक्ति दी गई है उसके हिसाब से आप करना नहीं चाहते, आपने कोलिजियन सिस्टम इंपोज कर दिया, तो जनता में इस बात को लेकर जाना होगा कि आर्टिकल 312 के तहत न्यायिक आयोग बनाया जाए और जजों की नियुक्ति रिप्रेजेंटेशन के आधार पर वहां पर इंपोज की जाए। जब आप यहाँ ब्यूरोक्रेसी में कर सकते हैं तो वहां पर क्या दें? एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है, एक मामला ये हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को वकील बनाएं, काबिल वकील बनाएं, उनको बार काउंसिल में भेजें, बार काउंसिल के माध्यम से हम उसमें वहां पर अपने जजों की, क्योंकि अगर नंबर्स पढ़ते हैं तो नंबर्स के आधार पर हम इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं और इसको और भी बेहतर ढंग से आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर स्टडी करेंगे। मेरी इसके ऊपर मैं इतनी स्टडी कर पाया और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय सूर्य। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया।